आइए सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जहां सत्ता, उसूल और सम्मान आपस में टकरा गए थे। 12वीं सदी का भारत, ये वो दौर था जहां साम्राज्यों की सीमाएं सिर्फ सैन्य ताकत या तलवारों से नहीं, बल्कि योद्धाओं के उसूलों, उनके धर्म और उनके सम्मान से तय होती थीं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम महोबा के उन महान शूरवीर भाइयों आला और उदल की वीरगाथा को बारीकी से समझेंगे, जिसने उस समय की राजनीति का पूरा संतुलन ही पलट कर रख दिया था। सच मानिए, ये कहानी महज कुछ युद्धों के बारे में नहीं है। ये असल में एक राजा के झूठे अहंकार और योद्धाओं की अडिग निष्ठा के बीच के उस जबरदस्त टकराव की कहानी है, जिसने पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। खैर, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ तक पहुंचने के लिए इस एक बेहद शक्तिशाली उद्घोषणा पर नजर डालते हैं। आल्हा का ये कथन कोई मामूली संवाद नहीं है। ये वो उसूल है जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। जरा सोचिए, एक ऐसा युग जहां राजा के मुंह से निकली बात ही आखिरी कानून होती थी, वहां इन महान योद्धाओं ने यह साफ कर दिया कि कोई भी अंधी निष्ठा उनके नैतिक उसूलों और एक नारी के सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकती। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने महोबा के दरबार में एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जिसकी कल्पना राजा परमाल ने शायद अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। सम्मान और उसूलों का यही वो टकराव था जिसने महोबा से एक ऐसी भयानक भूल करवा दी जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आइए इस निर्णायक क्षण को समझते हैं। तो होता क्या है कि घड़ी सिरसा की एक घटना इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हुआ यूं कि महोबा के राजा परमाल के कुछ सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के अंगरक्षक भवानी सिंह की पत्नी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया। अब एक महिला के सम्मान की रक्षा करने और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सीधा घड़ी सिरसा पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। यहां तक तो बात साफ थी, लेकिन पेच तब फंसा जब राजा परमाल ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं यानी आल्हा और उदुल को दरबार में बुलाया और उन्हें सीधा आदेश दिया कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाएं। आला और उदल के लिए ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि उनकी नजर में पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए था, जो पूरी तरह से धर्म संगत था। वो किसी गलत काम का साथ कैसे दे सकते थे? अब यहाँ इस शब्द बीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम खाने वाला पान नहीं था। दरबार में बीड़ा पेश करने का मतलब था राजा की तरफ से एक ऐसी गंभीर युद्ध चुनौती देना जो सीधे राज्य के मान सम्मान से जुड़ी हो। इसे उठाने का सीधा सा अर्थ था कि योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस काम को पूरा करेगा। इस बीड़े का सांस्कृतिक और राजनीतिक वजन इतना ज्यादा था कि इसे मना करने का मतलब सीधे तौर पर राजसत्ता को चुनौती देना माना जाता था। और राजा परमाल ने ठीक यही भारी भरकम वजन आल्हा और उदल के कंधों पर डाल दिया था। और यही वो मोड़ था जो बहुत ही साफ ढंग से दिखाता है कि महोबा का दरबार किस तरह दो वैचारिक धड़ों में बुरी तरह बंट गया था। एक तरफ थे राजा परमाल और उनके प्रधान माहिल, जिनका मानना था कि भाई राजा का आदेश ही सर्वोच्च है। उनका सीधा तर्क था कि राज्य के हर व्यक्ति को बिना कोई सवाल किए राजा की आज्ञा माननी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आला और उदल की विचारधारा बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि नारी का सम्मान चंदेलों की सबसे बड़ी परंपरा है। उनके लिए वफादारी का मतलब अधर्म का साथ देना कतई नहीं था। ये सत्ता के अहंकार और धर्म के पालन के बीच एक सीधा और आर पार का टकराव था। और फिर यही वैचारिक असहमति आगे चलकर राजद्रोह के आरोप और निष्कासन का रूप ले लेती है। आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरी स्थिति राज दरबार में एक बहुत बड़े षड्यंत्र में बदल गई। दरबार में तनाव उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब प्रधान माहिल ने बीच में दखल दिया। माहिल ने आल्हा और उदल के सैद्धांतिक इनकार को एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने राजा के सामने ये आरोप लगा दिया कि आल्हा और उदल इसलिए बीड़ा नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वे पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनकर ही कांप रहे हैं। सोचिए, उसने उनके धर्म पालन को सीधे सीधे कायरता और ढोंग कह दिया। जाहिर है, इस अपमान पर जब दरबार में तलवारें खिंची और गर्मा गर्मी बढ़ी तो माहिल ने इसे राजद्रोह का रंग दे दिया। उसने राजा को भड़काया कि ये योद्धा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। इस भयंकर अपमान के बाद आल्हा ने एक बहुत ही गहरी और भविष्य सूचक चेतावनी दी। उन्होंने दरबार में डंके की चोट पर कहा कि उनका ये सम्मान उन्हें किसी भीख में नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने इसे अपने पराक्रम और अपने पुरखों के लहू से कमाया है।
ये चेतावनी इस बात का प्रतीक थी कि कोई भी राज्य तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक वो अपने रक्षकों का सम्मान करना जानता हो। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, बल्कि आने वाले विनाश की एक बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी थी, जिसे राजा परमाल अपने अहंकार के नशे में बिल्कुल समझ नहीं पाए। और इसके बाद वो आखिरी फैसला आता है जिसने महोबा की किस्मत पर मोहर लगा दी। राजा परमाल ने अपने सबसे वफादार रक्षकों को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया कि या तो वो प्रधान माहिल से माफी मांगे या फिर राज्य छोड़ दें। लेकिन आल्हा और ऊदल का स्टैंड क्लियर था। वे किसी अपराध के लिए तो एक बच्चे से भी माफी मांग सकते थे, लेकिन एक झूठे कलंक के लिए वे ईश्वर से भी माफी नहीं मांगने वाले थे। नतीजे के तौर पर अपने अहंकार में अंधे होकर राजा परमाल ने उन दोनों भाइयों को राज्य से बाहर निकाल दिया। आला और ऊदल ने बिना कोई तमाशा किए इस आदेश को माना और उसी वक्त महोबा छोड़ दिया। एक राजा के झूठे अहंकार ने उसके राज्य की सबसे मजबूत ढाल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं जयचंद की रणनीतिक कूटनीति पर। देखते हैं कि कैसे प्रतिद्वंदी कन्नौज के राजा जयचंद ने इस पूरे विवाद का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हुआ ये कि महोबा की ये खबर कन्नौज के दरबार में आग की तरह फैल गई। राजा जयचंद बहुत अच्छे से जानते थे कि आला और ऊदल कोई साधारण सिपाही नहीं थे, उन्हें तो पांडवों का अवतार कहा जाता था। जयचंद ने तुरंत भांप लिया कि इन दोनों भाइयों की सिर्फ मौजूदगी ही दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। जिस राज्य में ये दोनों खड़े होते हैं, उस राज्य की सरहदों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। महोबा के राजा ने अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारी थी, उसका रणनीतिक फायदा कन्नौज के राजा को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। कन्नौज ने बिना एक भी पल गंवाए अपना गेम प्लान तैयार किया। जयचंद का कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक था। वो जानते थे कि इन वीरों का सीना भले ही फौलाद का हो, लेकिन वे अंदर से सम्मान के भूखे होते हैं। जयचंद ने महोबा की इस भारी भूल और योद्धाओं की इस भावनात्मक स्थिति का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित को योद्धाओं को बीच रास्ते में ही रोकने के लिए भेज दिया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, इन आहत योद्धाओं को कन्नौज में इतना सम्मान देना कि उनकी असीमित ताकत कन्नौज की ढाल बन जाए, खासकर पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। बिल्कुल प्लान के मुताबिक कन्नौज के राजपुरोहित ने आला और उदल को रास्ते में उनके शिविर में ही रोक लिया। राजपुरोहित ने बहुत ही बेहतरीन कूटनीति का परिचय देते हुए उनके आहत स्वाभिमान पर सम्मान का मरहम लगाया। उन्होंने कहा कि सारा कन्नौज पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहा है। आला और उदल, जो महोबा के इस अपमानजनक व्यवहार से वैसे ही बहुत आहत थे, उन्होंने कन्नौज के सम्मानपूर्ण निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। महोबा के अपमान अब पूरी तरह से कन्नौज के सबसे बड़े रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक में बदल चुका था। और इसी के साथ कन्नौज में एक नई सुबह की शुरुआत होती है। महोबा की धूल को पीछे छोड़ते हुए आइए देखते हैं कि कन्नौज के दरबार में इन निर्वासित योद्धाओं का स्वागत किस भव्य तरीके से किया गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कन्नौज का दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था और वहां का माहौल महोबा से बिल्कुल उलट था। राजा जयचंद ने अपने दरबार में खास तौर पर 2 खाली सीटें सिर्फ और सिर्फ उनके सम्मान में आरक्षित रखी थीं। जयचंद ने डंके की चोट पर घोषणा की कि जो महोबा का दुर्भाग्य है, वो आज कन्नौज का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया है। उन्हें केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि राज परिवार का सदस्य घोषित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें राज्य में पूरी आजादी दी गई। उन पर कोई राजनीतिक पाबंदी नहीं लगाई गई। जहां महोबा ने उनसे अंधी गुलामी की उम्मीद की थी, वहीं कन्नौज ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता और बिना शर्त बराबरी का रुतबा दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस बेहिसाब सम्मान का नतीजा क्या निकला। आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धाओं को दौलत या किसी ओहदे से नहीं खरीदा जा सकता था, उन्हें सिर्फ सच्चे सम्मान से ही जीता जा सकता था। राजा जयचंद के इस अभूतपूर्व सम्मान ने उन दोनों भाइयों को इतना भावुक कर दिया कि उन्होंने कन्नौज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया कि राजा ने उन्हें बिना मोल खरीद लिया है और जहां राजा का पसीना बहेगा, वहां इन वीर भाइयों का लहू बहेगा। सच्चे सम्मान ने एक ऐसी अटूट वफादारी हासिल कर ली थी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। इस पूरी ऐतिहासिक घटना ने उस समय की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। जरा सोचिए, राजा परमाल के महज एक छोटे से अहंकार और गुस्से में लिए गए फैसले ने महोबा को उसके सबसे महान रक्षकों से हमेशा के लिए दूर कर दिया और कन्नौज को एक ऐसी अजय ताकत सौंप दी जो सीधे पृथ्वीराज चौहान को टक्कर दे सकती थी। आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि इतिहास हमेशा सिर्फ मैदान जंग में तलवारों से नहीं लिखा जाता, बल्कि कई बार दरबारों में बैठे राजाओं की समझदारी और उनके अहंकार से तय होता है।
महोबा की इस एक भूल ने पूरे मध्यकालीन भारत के भविष्य पर जो कीमत चुकाई वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम इसी बड़े सवाल के साथ यहीं संपन्न करते हैं।